हेलो फ्रेंड्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। और दोस्तों, आज मैं फिर आपके सामने लेकर आया हूँ पार्ट 2 करंट अफेयर और दोस्तों स्टैटिक जीके का पार्ट 2 दोस्तों मैं आपके सामने शुरू करने जा रहा हूँ। दोस्तों, स्टैटिक जीके ऐसी जीके होती है जो रिपीट होती रहती है, कई बार एग्जाम में आ चुकी है और आती भी रहेगी। ऐसी जीके होती है दोस्तों स्टैटिक जीके। और स्टैटिक जीके का जो संबंध होता है दोस्तों करंट से भी होता है। जो करंट से संबंधित रिलेटेड जीके होती है दोस्तों, उसको भी स्टैटिक जीके में ही लिया जाता है। ठीक है, तो दोस्तों आज मैं पार्ट 2 से शुरू करने जा रहा हूँ। और जो क्वेश्चन मैं आपके सामने लेकर आया हूँ दोस्तों, जो क्वेश्चन है दोस्तों उसे नोट करते चलना मेरे साथ। मैं आपसे क्वेश्चन पूछने जा रहा हूँ, राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। दोस्तों क्या पूछ रहा हूँ, राष्ट्रीय हिंदी दिवस। दोस्तों याद रखना, ये पूछ सकते हैं राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। कब राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। तो दोस्तों राष्ट्रीय हिंदी दिवस नोट करते रहना दोस्तों मेरे साथ। राष्ट्रीय हिंदी दिवस जो मनाया जाता है दोस्तों, मैं आपको बता दूं 14 सितंबर को मनाया जाता है। 14 सितंबर को दोस्तों क्या मनाया जाता है, राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया जाता है। और दोस्तों इसी के साथ आपसे अगर दूसरा क्वेश्चन पूछा जाए तो विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। याद रखना, विश्व हिंदी दिवस। इसी के साथ दोस्तों आपको ये भी याद रखना, राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाते हैं 14 सितंबर को। और दोस्तों विश्व हिंदी दिवस कब मनाते हैं, याद रखना, विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। तो विश्व हिंदी दिवस साथ में याद रखना दोस्तों। अगर आपको पता हो तो दोस्तों कमेंट करके भी मुझे बताते रहना। विश्व हिंदी दिवस दोस्तों 10 जनवरी को मनाया जाता है। याद रखना, दोनों दिवस दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है और पूछे भी गए हैं कई बार। राष्ट्रीय हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है और दोस्तों विश्व हिंदी दिवस जो है कब मनाते हैं, वो 10 जनवरी को मनाया जाता है। अब इसी के साथ दोस्तों जो अगला क्वेश्चन आपके सामने आ सकता है, हिंदी से रिलेटेड ही क्वेश्चन है दोस्तों, वो क्या आ सकता है। ठीक है, इस हिंदी से रिलेटेड है दोस्तों, पहला विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन कहां पर हुआ था। क्या पूछ सकता है दोस्तों, पहले विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन कहां पर हुआ था। तो दोस्तों पहले विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन, पहले क्या पूछ सकता है दोस्तों, पहले विश्व, याद रखना, विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन। ठीक है, पहले विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन, पहला विश्व हिंदी सम्मेलन दोस्तों कहां पर हुआ था। ये जो सम्मेलन हुआ था दोस्तों नागपुर, कहां पर हुआ था, नागपुर के अंदर हुआ था, महाराष्ट्र में। ठीक है, महाराष्ट्र में कहां पर हुआ था दोस्तों, पहला विश्व हिंदी सम्मेलन नागपुर में हुआ था, महाराष्ट्र के अंदर। और इसी के साथ दोस्तों आपसे अगला जो क्वेश्चन आ सकता है हिंदी से रिलेटेड, संघ की जो हिंदी है दोस्तों, संघ की भाषा जो हिंदी है दोस्तों, वो किस अनुच्छेद में है। जो हिंदी का जो वर्णन किया गया दोस्तों, वो कौन से अनुच्छेद के द्वारा किया गया है। ये संविधान के कौन से अनुच्छेद में बताई गई है। जो भाषाएं हैं दोस्तों संविधान के कौन से अनुच्छेद में बताई गई है। तो इस अनुच्छेद का नाम क्या है दोस्तों, कौन सा अनुच्छेद है, 343। याद रखना, हिंदी जो है कौन से अनुच्छेद के अंदर आती है दोस्तों, अनुच्छेद 343। ठीक है, कौन से अनुच्छेद, अनुच्छेद 343। तो क्वेश्चन कहां से शुरू हुआ था दोस्तों, राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। तो राष्ट्रीय हिंदी दिवस दोस्तों 14 सितंबर को मनाया जाता है। विश्व हिंदी दिवस कब मनाते हैं दोस्तों, 10 जनवरी को मनाते हैं। और पहले विश्व हिंदी सम्मेलन, जो पहला विश्व हिंदी सम्मेलन हुआ था वो कहां पर हुआ था दोस्तों, पहला विश्व हिंदी सम्मेलन दोस्तों नागपुर में हुआ था। और जो संघ का जो हमारी जो आधिकारिक भाषा है, संघ की आधिकारिक भाषा जो है वो संविधान के कौन से अनुच्छेद में दोस्तों। तो संघ की आधिकारिक भाषा जो है दोस्तों संविधान के अनुच्छेद 343 में बननी से 343 से 351 तक दोस्तों संविधान के अनुच्छेद में भाषाओं के बारे में बताया गया है। ठीक है, अब इससे नेक्स्ट पे चलते दोस्तों, क्या हो सकता है इससे नेक्स्ट देखना। अगला क्वेश्चन जो है, इससे अगला क्वेश्चन दोस्तों मैं आपसे पूछ रहा हूं, मान लो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बन सकता है, ये जो हमारा संविधान था, क्या था दोस्तों, मूल संविधान। ठीक है, मूल संविधान में क्या पूछ सकता है दोस्तों, मूल जो संविधान था, मूल संविधान में कितनी भाषाएं शामिल की गई थी। जब संविधान बनाया गया था तो दोस्तों उस दौरान संविधान में कितनी भाषाओं को शामिल किया गया था।
तो दोस्तों इसका आंसर क्या है, जब मूल संविधान हमारा बनाया गया था तो मूल संविधान में कितनी भाषाएं थी, तो मूल संविधान में दोस्तों 14 भाषाएं थी। कितनी भाषाएं थी, 14 भाषाएं थी जो मूल संविधान हमारा बनाया गया। और दोस्तों वर्तमान में जो संविधान है अब इसमें कितनी भाषाएं हो गई है, कितनी भाषाएं हो गई है। मूल संविधान में कितनी भाषाएं थी दोस्तों, 14 भाषाएं थी। अब जो वर्तमान में हमारा संविधान है, वर्तमान में कितनी भाषाएं दोस्तों, वर्तमान में कितनी भाषाएं हैं, वर्तमान में जो हमारा संविधान है दोस्तों उसमें कितनी भाषाएं हैं, 22 भाषाएं हैं। अगर पूछा जाए मूल संविधान में कितनी भाषाएं थी तो हमको आंसर देना दोस्तों 14 भाषाएं थी। वर्तमान जो संविधान है जिसमें हमने संशोधन कर दिए बहुत सारे, तो संशोधन करने के बाद वर्तमान में कितनी भाषाएं शामिल की गई हैं दोस्तों, वर्तमान में दोस्तों 22 भाषाएं हैं। ठीक है। और जो ये भाषा है, जो भाषा की मैं बात करूं दोस्तों, तो भाषा जो है वर्तमान कौन सी अनुसूची में है, भाषा जो है संविधान की कौन सी अनुसूची में है, जिसकी मैं बात, मूल संविधान में कितनी भाषाएं थी दोस्तों, ये क्वेश्चन था मेरा, कितनी भाषाएं, कितनी भाषाएं थी दोस्तों, कितनी भाषाएं थी, तो कितनी भाषाएं थी, 14 भाषाएं थी। वर्तमान में संविधान में कितनी भाषाएं, 22। और दोस्तों जो संविधान की कौन सी अनुसूची में भाषाओं के बारे में बताया गया है, संविधान की कौन सी अनुसूची में भाषाएं शामिल की गई हैं, तो संविधान की दोस्तों 8वीं अनुसूची, कौन सी, 8वीं अनुसूची में दोस्तों, कौन सी अनुसूची में, क्या सूची के 8वीं अनुसूची में दोस्तों भाषाओं को शामिल किया गया है। संविधान की 8वीं अनुसूची में किन्हें शामिल किया गया दोस्तों, भाषाओं को शामिल किया गया है। और इस अनुसूची में ही कितनी भाषाएं हैं वर्तमान में, इस अनुसूची में दोस्तों 22 भाषाएं हैं आज की डेट में। ठीक है। 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं दोस्तों, 22। ठीक है। और ये भी दोस्तों यहाँ पे एक क्वेश्चन आ सकता है, जो मूल संविधान था, ठीक है, जो मूल संविधान था उसमें कितनी अनुसूचियां थी, जब संविधान हमारा बना था तो उसमें दोस्तों कितनी अनुसूचियां थी, तो जब संविधान दोस्तों हमारा बनाया गया तो उसमें 8 अनुसूची थी। कितनी अनुसूची थी, 8। मूल अनुसूचियों की संख्या, मूल अनुसूची कितनी थी दोस्तों, मैं आपसे बता रहा हूं, ध्यान रखना जो समझा रहा हूं। मूल अनुसूची कितनी थी दोस्तों, 8। अब वर्तमान में कितनी अनुसूचियां हो गई हैं दोस्तों, वर्तमान में भारत के संविधान में कितनी अनुसूची हैं, जो वर्तमान में हमारा संविधान है उसमें कितनी अनुसूचियां हैं दोस्तों, उसमें वर्तमान में 12 अनुसूचियां हैं। कितनी अनुसूचियां हैं दोस्तों, 12 अनुसूचियां, याद रखना है। और ये दोस्तों क्वेश्चन ऐसे हैं कहीं ना कहीं जरूर पूछे जाएंगे आपसे, तो इन्हें नोट करते चलना। क्वेश्चन एक ही करा रहा हूं पर उसके अंदर जितने क्वेश्चन आ रहे हैं उनको भी नोट करना है आपको। ठीक है। तो फिर से बता रहा हूं, मूल संविधान में कितनी भाषाएं थी, मूल संविधान में दोस्तों 14 भाषाएं थी। फिर दोस्तों वर्तमान में कितनी भाषाएं हमारे संविधान के अंदर, वर्तमान में पूछे तो आपको आंसर कितना देना, 22 भाषाएं थी। ठीक है। और भाषाएं कौन सी अनुसूची में दोस्तों, टोटल जो हमारा संविधान है आज की डेट में उसमें तो 12 अनुसूची है। ठीक है। जो मूल संविधान था हमारा उसमें कितनी अनुसूची थी, 8। और 8वीं अनुसूची किससे संबंधित थी दोस्तों, 8वीं अनुसूची भाषाओं से संबंधित थी। याद रखना 8वीं अनुसूची किससे संबंधित है, भाषा संबंधित है। तो ये पूछ सकता है संविधान की कौन सी सूची का संबंध भाषाओं से है, तो संविधान की 8वीं जो अनुसूची है दोस्तों उसका संबंध किससे है, 8वीं अनुसूची का संबंध किससे, हमारा भाषाओं से है। तो ये समझ में आ गया दोस्तों। 1 2 3 4 5 क्वेश्चन आपके सामने आए। क्वेश्चन एक ही लिखवाया था, मूल संविधान में कितनी भाषाएं थी। अब दोस्तों नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं, क्या है, ठीक है। और इसमें दोस्तों एक क्वेश्चन अगर आपसे बनना हो तो पूछ ले, पहला संविधान संशोधन क्या था। ठीक है। पहला संविधान संशोधन क्या था, पहला संविधान संशोधन, फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट कौन सा हुआ था दोस्तों, जो 8 अनुसूची थी, जो 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी दोस्तों, कौन सी, 9th जो अनुसूची हमने जोड़ी थी अपने संविधान में, वो कौन से संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ी गई थी दोस्तों, वो पहले संविधान संशोधन के द्वारा हमने जोड़ी थी। कौन सी अनुसूची, 9वीं। वर्तमान में कितनी अनुसूची, 12। मूल रूप से कितनी अनुसूची थी दोस्तों, 8। 8वीं अनुसूची का संबंध किससे था, भाषा से। और 9वीं अनुसूची कौन से संविधान संशोधन से जोड़ी थी दोस्तों, पहले संविधान संशोधन से जोड़ी थी 9वीं अनुसूची। और 9वीं अनुसूची का संबंध किससे अगर ये पूछा जाए तो दोस्तों आपको बताना है 9वीं अनुसूची का संबंध जो है हमारा
लैंड रिफॉर्म से, भूमि सुधार से है। किससे है? भूमि सुधार, भूमि सुधार से है। 9वीं अनुसूची का संबंध किससे है? तो 9वीं सूची अनुसूची का संबंध दोस्तों आपको बताना है भूमि सुधार से। तो देखो कितने क्वेश्चन आपके सामने आ गए, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन ही है एक तरह से, संविधान। मतलब मेरा कहने का है, मैं करंट के साथ साथ दोस्तों आपको क्या भी कराऊंगा, स्टैटिक जीके जो क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाने के 100% चांस होते हैं, उसी को स्टैटिक जीके कहते हैं। ठीक है, समझ गए दोस्तों। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन जो मैं लिखाऊंगा उसे ध्यान से समझना, और दोस्तों इन्हें नोट करते जाना, हल्के में मत लेना दोस्तों, कहीं ना कहीं जरूर आपको एग्जाम में मिलने वाले हैं, ये याद रखना। ठीक है, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, अब मैं बात करता हूं आपसे स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। किसकी? स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी कहां पर है दोस्तों? स्टैच्यू ऑफ यूनिटी कहां पर है? स्टैच्यू ऑफ यूनिटी किसकी मूर्ति है दोस्तों? सबसे पहला क्वेश्चन, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। ठीक है, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी किसकी मूर्ति है दोस्तों? ये है सरदार वल्लभ भाई पटेल की। किसकी है? सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, किसकी अनुसूची, किसके दोस्तों अनुसूची कह रहा हूं, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी में किसकी मूर्ति है दोस्तों? ये है सरदार वल्लभ भाई पटेल, सरदार वल्लभ पटेल की ये मूर्ति है। कहां पर है दोस्तों ये मूर्ति, कहां पर है? तो याद रखना दोस्तों, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी जो है ये कहां पर है? स्टैच्यू ऑफ यूनिटी दोस्तों गुजरात के अंदर है, केवड़िया जिले में। किसमें है दोस्तों? केवड़िया जिला है, एक केवड़िया जिले में है। केवड़िया जिले में कहां पे है दोस्तों? नर्मदा नदी के तट पर, नर्मदा नदी के तट के किनारे बनाई गई है। केवड़िया गुजरात में दोस्तों, कहां पे? केवड़िया गुजरात में है। और किस नदी के तट पे है दोस्तों? नर्मदा नदी के तट के किनारे बनाई गई है। क्या? स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। किसकी मूर्ति है? सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति है। और ये कितनी मीटर ऊंची है दोस्तों? तीसरा क्वेश्चन, कितनी मीटर ऊंचाई है इसकी? इसकी ऊंचाई है दोस्तों 182 मीटर। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की लंबाई कितनी है दोस्तों? ऊंचाई कितनी है? इसकी ऊंचाई 182 मीटर है, याद रखना और नोट करते रहना मेरे साथ। और चौथा क्वेश्चन यहां से क्या पूछा जा सकता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल कौन थे? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल कौन थे दोस्तों? भारत के पहले गृह मंत्री। कौन थे दोस्तों? भारत के पहले गृह मंत्री कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। कौन थे दोस्तों? सरदार वल्लभ भाई पटेल भारत के पहले गृह मंत्री थे, और इन्हें उप प्रधानमंत्री भी बनाया गया था। उप प्रधानमंत्री भी इन्हें बनाया गया था। किसे? सरदार वल्लभ भाई पटेल को। और दोस्तों इन्हें क्या कहा जाता है? इन्हें कहा जाता है लौह पुरुष। क्या कहा जाता है? इन्हें लौह पुरुष भी, लौह पुरुष की उपाधि भी दी गई है। ठीक है, इसीलिए ये जो मूर्ति है दोस्तों 182 मीटर ऊंची, जो सरदार वल्लभ भाई पटेल की जो मूर्ति है, कितनी ऊंचाई है दोस्तों इसकी ऊंचाई है दोस्तों 182 मीटर। ठीक है, और ये किससे बनी हुई है? पूरी की पूरी दोस्तों लोहे से बनाई गई है, क्योंकि सरदार वल्लभ भाई पटेल को क्या कहते थे हम? लौह पुरुष कहते थे। और कौन थे? भारत के पहले गृह मंत्री थे और उप प्रधानमंत्री थे। और 182 मीटर इसकी ऊंचाई है। और दोस्तों केवड़िया है गुजरात के अंदर। ठीक है, केवड़िया एक जिला है गुजरात में। और किस नदी के किनारे है दोस्तों? नर्मदा। कौन सी नदी दोस्तों? नर्मदा नदी के तट पर है। सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति है। और सरदार वल्लभ भाई पटेल भारत के पहले गृह मंत्री थे। अगर दोस्तों आपसे कोई पूछे भारत के पहले शिक्षा मंत्री कौन थे? भारत के पहले गृह मंत्री थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। और आपसे पूछ ले भारत के पहले शिक्षा मंत्री कौन थे? जो आप ग्रहण कर रहे हैं दोस्तों, शिक्षा मंत्री कौन थे? भारत के पहले शिक्षा मंत्री कौन थे? तो ये थे दोस्तों मौलाना अब्दुल कलाम आजाद। मौलाना अब्दुल कलाम आजाद ये थे। ठीक है, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम नहीं है ये, कभी इन्हें सोच लो, जो हमारे साइंटिस्ट हैं। ठीक है, जिनका निधन हो चुका है। ये मौलाना अब्दुल कलाम आजाद थे, भारत के पहले शिक्षा मंत्री थे। इंडिया विंस फ्रीडम जिनकी पुस्तक थी, इंडिया विंस फ्रीडम। ठीक है,
इनकी बहुत फेमस पुस्तक है दोस्तों, इंडिया विंस फ्रीडम। और ये डॉक्टर मौलाना अब्दुल कलाम आजाद कौन थे? भारत के पहले शिक्षा मंत्री थे। ठीक है, इसी के साथ दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। समझ में आया हो? देखो देखो, 1 2 3 4 5 6 चीजें एक साथ निकल के आ रही हैं दोस्तों, तो इन सबको आपको नोट करना है। ठीक है, एक साथ आपके बहुत सारे क्वेश्चंस मैं कराने जा रहा हूं। अब दोस्तों मान लो सपोज करो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं दोस्तों, ये काकरा पार। ठीक है, काकरा पार परमाणु संयंत्र, परमाणु संयंत्र। ठीक है, बात गुजरात की हो रही है तो दोस्तों इसी के बारे में बता रहा हूं। काकरा पार परमाणु संयंत्र कहां पर स्थित है? काकरा पार परमाणु संयंत्र दोस्तों नोट करना, पूछा जा चुका है कई बार, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। काकरा पार परमाणु संयंत्र कहां पर स्थित है? कौन सा दोस्तों? काकरा पार परमाणु संयंत्र कहां पर स्थित है, तो ये पूछ सकता है आपसे। तो दोस्तों ये कहां पे? सूरत में, गुजरात के अंदर ये सूरत। ठीक है, और कौन सी नदी के किनारे दोस्तों? ये है ताप्ती नदी के किनारे। कौन सी? ताप्ती नदी के किनारे। कौन सी नदी के किनारे दोस्तों? ताप्ती नदी के किनारे है। कौन सा? काकरा पार परमाणु संयंत्र, ये भी गुजरात में ही है दोस्तों, सूरत में। और कौन सी नदी के किनारे है दोस्तों? ताप्ती नदी के किनारे पे बना हुआ है। और दोस्तों हमारा जो इंडिया है आपको पता है नीचे से थोड़ा ऐसा है ना, माला की शेप में है। किस शेप में है दोस्तों? माला, जो हम गले में माला पहनते हैं उसकी शेप में है ना। तो इसे पूरे को हम क्या कहते हैं? मालाबार तट भी कहते हैं। क्या कहते हैं? मालाबार तट, मालाबार तट। इसे यहां से यहां तक क्या कहते हैं दोस्तों? मालाबार तट कहते हैं। क्योंकि ये दोस्तों हमारा जो इंडिया नीचे से किस शेप में, इंडिया का नक्शा, भारत का नक्शा, जो इंडिया का नक्शा नीचे से माला की शेप में दिया हुआ है, इसलिए इसे क्या कहते हैं दोस्तों? मालाबार तट भी हम कहते हैं। और दोस्तों याद रखना, ताप्ती नदी का जब जिक्र आया, दो ऐसी कौन सी नदियां हैं दोस्तों? ऐसी कौन सी दो नदियां जो इधर आपको पता है, इधर कौन सा सागर है? ये अरब सागर है। इधर कौन सा सागर है? अरब सागर। और इधर कौन सा कहां सागर है दोस्तों? हिंद महासागर है, आपको पता है, हिंद महासागर। और इधर कौन सा है दोस्तों? बंगाल की खाड़ी। इधर क्या है दोस्तों? बंगाल की खाड़ी। तो एक चीज का ध्यान रखना दोस्तों, यहां पे इस क्वेश्चन में आ गया तो मैं बता रहा हूं आपसे, भारत में जितनी भी नदियां बहती है, पूरे भारत की बात, भारत में जितनी भी नदियां बहती हैं, या तो वो सारी की सारी बंगाल की खाड़ी में चली जाती हैं। कहां पे चली जाती है? बंगाल की खाड़ी में बह के चली जाती हैं। या दोस्तों वो कहां पे चली जाती हैं? हिंद महासागर में बह के चली जाती हैं। सिर्फ दो नदियां ऐसी हैं, सिर्फ दो नदियां ऐसी हैं दोस्तों जो कहां पे जाती हैं? अरब सागर में गिरती है। उन दो नदियों के नाम बताओ दोस्तों जो सिर्फ कहां पे जाती हैं? अरब सागर में जाती हैं। ठीक है, कमेंट बॉक्स में मुझे छापना दोस्तों, ऐसी कौन सी दो नदियां हैं जो किस में जाके गिरती है? अरब सागर में जाकर गिरती है। उनमें से एक नदी तो है दोस्तों ताप्ती नदी। कौन सी नदी है? ताप्ती नदी है। और दूसरी नदी का नाम दोस्तों आप मुझे बताना कमेंट बॉक्स में कि दूसरी नदी ऐसी कौन सी जो अरब सागर में गिरती है। सिर्फ ये दो ही नदी है दोस्तों जो अरब सागर में गिरती है। अदरवाइज जितनी भी नदियां तो हिंद महासागर में गिर जाती हैं जाके, या बंगाल की खाड़ी के अंदर चली जाती हैं। ठीक है, काकरा पार परमाणु संयंत्र कहां पे दोस्तों? सूरत में है। कहां पे? ताप्ती नदी के किनारे पर स्थित है। ठीक है, याद रखना। अब नेक्स्ट चलते दोस्तों, अगला क्वेश्चन है क्या है ना, पोत संग्रहालय कहां पर स्थापित किया गया है? कौन सा संग्रहालय दोस्तों? पोत। पोत समझते हो आप, जो हमारे पोत बनते हैं बड़े बड़े बंदरगाहों पर, पोत संग्रहालय, संग्रहालय हाल्य। तो पोत संग्रहालय की स्थापना कहां पर की गई है? की स्थापना कहां पर की गई है? याद रखना दोस्तों, जो ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, करंट का क्वेश्चन है। पोत संग्रहालय की स्थापना कहां पर की गई है? हाल ही में पोत संग्रहालय की स्थापना कहां पर की गई है? तो इसकी स्थापना भी दोस्तों कहां पर की गई है? लोथल। लोथल में। कहां पे? लोथल में की गई है। लोथल कहां पे? ये भी दोस्तों कहां पे है? गुजरात में है लोथल एक जगह। ठीक है, और आपको पता है लोथल क्या था दोस्तों? आपको सबको पता होना चाहिए ज्यादातर, लोथल जो है सिंधु घाटी सभ्यता का एक जो क्या था, पुरातात्विक विभाग का एक केंद्र था। यहाँ पे
लोथल। कहाँ पे है? गुजरात में। और वहां पे किसकी स्थापना की गई है? पोत संग्रहालय की स्थापना कहाँ पर की गई है? तो ये लोथल में की गई है, गुजरात में, याद रखना। और दोस्तों गुजरात की अगर आपसे राजधानी पूछी जाए तो आप बताओ मुझे गुजरात की राजधानी क्या है? कमेंट कर सकते दोस्तों, बताना, मैं सबके कमेंट पढ़ूंगा। कमेंट जरूर किया करो दोस्तों। गुजरात की राजधानी क्या है? गांधीनगर। कौन सी है दोस्तों गुजरात की राजधानी? गांधीनगर। गुजरात की राजधानी क्या है दोस्तों? गांधीनगर है गुजरात की राजधानी। ये भी आपको याद रखना है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि गुजरात की राजधानी क्या है? क्या है? गांधीनगर गुजरात की राजधानी है, ठीक है। और वहां के सीएम कौन है दोस्तों? गुजरात के सीएम कौन है? गुजरात के सीएम है विजय रूपाणी। कौन है दोस्तों? विजय रूपाणी। कहाँ के सीएम है दोस्तों? गुजरात के सीएम है विजय रूपाणी, ठीक है। ये याद रखना दोस्तों। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हिस्ट्री से ले रहा हूं मैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा दांडी यात्रा। कौन सी यात्रा? दांडी यात्रा दोस्तों अभी हाल फिलहाल में गई थी ये, और ये अभी करंट में चलाई भी गई है, क्योंकि इसको दोस्तों कितने वर्ष होने वाले हैं? 75 ईयर्स होने वाले हैं, ठीक है। आजादी के हमारे 75 वर्ष पूरे होने वाले हैं 2022 में। तो इसलिए ये दांडी यात्रा भी हाल फिलहाल में फिर से निकाली गई है, उसी की याद में निकाली गई है, ठीक है, उसी की तर्ज पे निकाली गई है। तो दांडी यात्रा याद रखना। दांडी यात्रा क्या थी दोस्तों? दांडी यात्रा की शुरुआत कब से की गई थी? ये पूछ सकता है आपसे। दांडी यात्रा की शुरुआत कब से की गई थी? तो दांडी यात्रा जो थी, दांडी यात्रा की शुरुआत कब से की गई थी दोस्तों? दांडी यात्रा की शुरुआत की गई थी हमारी 12 मार्च 1930 से। कब से की गई थी दोस्तों? 12 मार्च 1930 से दांडी यात्रा की शुरुआत की गई थी। और कब तक चली थी दोस्तों? ये 6 अप्रैल 1930 तक ये यात्रा चली थी। कहां से चली थी दोस्तों? पहला क्वेश्चन, दांडी यात्रा की शुरुआत कब हुई? तो दांडी यात्रा की शुरुआत दोस्तों 12 मार्च 1930 को हुई, 6 अप्रैल 1930 तक ये चलाई गई, ठीक। दूसरा क्वेश्चन जो इसमें है, कहां से शुरू हुई थी दोस्तों? ये साबरमती आश्रम से। कहां से? साबरमती जो आश्रम था गांधी जी का, साबरमती आश्रम, ठीक है, साबरमती आश्रम था गांधी जी का गुजरात में, वहां से ये यात्रा शुरू हुई थी। और कहां तक चली थी? गुजरात के दांडी तट तक चली थी। कौन से तट तक चली थी? साबरमती आश्रम से कहां तक चली थी? दांडी तट। ये तट है दोस्तों गुजरात का एक, है ना। और क्यों चलाई गई थी दोस्तों? इस यात्रा का उद्देश्य क्या था? तो उद्देश्य को दोस्तों समझ लेना। इस यात्रा का उद्देश्य क्या था? इस यात्रा का उद्देश्य ये था दोस्तों, अंग्रेजों ने है जो क्या करा था दोस्तों, नमक, जो हिंदुस्तानी नमक खाते थे उसके ऊपर भी उन्होंने, अंग्रेजों ने क्या कर दिया दोस्तों, टैक्स लगा दिया। अब सोचो, नमक के बिना खाना नहीं खाया जा सकता दोस्तों, वो बहुत मैंडेटरी, चाहे हमारा देश कितना भी गरीब था उस टाइम पे, पर नमक तो खाते ही थे लोग। नमक के ऊपर भी उन्होंने कर लगा दिया, मतलब जीना हराम कर दिया था लोगों का। तो गांधी जी ने उसके लिए दोस्तों क्या करी, दांडी जो तट था गुजरात का, उस पे जाके उन्होंने क्या बनाया, नमक बनाया, खुद का नमक बनाया। उस टाइम कोई खुद की चीज मैन्युफैक्चर नहीं कर पा रहा था, तो गांधी जी ने नमक पे टैक्स इतना बढ़ा दिया अंग्रेजों ने, तो उन्होंने तट पे जाके क्या करा, नमक कर के खिलाफ ये चलाई गई थी, ठीक है, खिलाफ ये यात्रा चलाई गई थी। मतलब नमक कर को वहां पे गांधी जी ने जाके तोड़ दिया था, ठीक है। तो खुद जाके वहां पे नमक बनाया था, इसलिए ये यात्रा की शुरुआत की गई। करंट में इसलिए पढ़ा रहा हूं दोस्तों, अभी मार्च अप्रैल में एक यात्रा फिर से चलाई गई है उसी की तर्ज पर, क्योंकि 2022 में भारत की आजादी के 75 वर्ष पूरे होने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, अब अगला नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होना चाहिए, देखो मैंने नोट किए हुए हैं, जो जो क्वेश्चन मैं आपको पढ़ाता हूं मैं पहले तैयार करता हूं उन्हें पढ़ाने के लिए कि आपको क्या क्या मुझे बताना चाहिए। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है, ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें है विश्व की सबसे बड़ी तटीय सीमा वाला देश कौन सा है? कौन सा है दोस्तों? विश्व में सबसे बड़ी, है ना, सबसे बड़ी, याद रखना, सबसे बड़ी तटीय सीमा वाला देश कौन सा है? सीमा वाला देश, याद रखना, सीमा वाला देश कौन सा है? कमेंट बॉक्स में जल्दी से जल्दी आप मुझे बता सकते कौन सा है।
विश्व में सबसे बड़ी तटीय सीमा वाला देश कौन सा है, मतलब ऐसा कौन सा देश है जिसकी सबसे ज्यादा सीमा दोस्तों किससे मिलती है, समुद्र से। ऐसे भी देश है जिनकी सारी सीमा समुद्र पर, उनकी सीमा बहुत छोटी है। सबसे ज्यादा सीमा किस देश की मिलती है लंबाई की दृष्टि से, तो दोस्तों वो देश कौन सा है, विश्व में सबसे बड़ी तटीय सीमा वाला देश कौन सा है, तो दोस्तों उस देश का नाम मैं आपको बता रहा हूं, क्या नाम है, कनाडा उसका नाम है। क्या नाम है, कनाडा। विश्व में सबसे बड़ी तटीय सीमा वाला देश कनाडा है। और भारत के अंदर कौन सा राज्य जिसकी सीमा तट से सबसे ज्यादा मिलती है, भारत के अंदर पूछ रहा हूं दोस्तों, भारत के अंदर, और भारत में राज्य कौन सा है जिसकी सीमा किससे मिलती है, दोस्तों वीडियो जरूर देखते रहना, साथ में पूरी देखना है। भारत में कौन सा राज्य जिसकी सबसे ज्यादा सीमा समुद्र तट से मिलती है, तो दोस्तों आप सबको ज्यादातर पता होना चाहिए, गुजरात। कौन सा राज्य दोस्तों, गुजरात राज्य ऐसा है जिसकी जब से सबसे ज्यादा सीमा किससे मिलती है, गुजरात की तट से मिलती है, समुद्र तट से मिलने वाली रेखा है। और पूरे वर्ल्ड में ऐसा कौन सा देश है जिसकी सबसे ज्यादा सीमा मिलती है दोस्तों, तो पूरे वर्ल्ड में ऐसा देश है कनाडा, जिसकी सबसे ज्यादा सीमा किससे मिलती है, समुद्र तट से मिलती है। और गुजरात हमारे देश का ऐसा राज्य जिसकी सबसे ज्यादा सीमा किससे मिलती है दोस्तों, समुद्र तट से मिलती है। और इसी में दोस्तों एक क्वेश्चन और भी है, यूनिक क्वेश्चन है दोस्तों एकदम, सब विश्व की है ना, विश्व की सबसे बड़ी लैंडलॉक कंट्री कौन सी, सबसे बड़ी लैंडलॉक समझते दोस्तों, लैंडलॉक कंट्री, ठीक है। तो लैंडलॉक कंट्री से मतलब क्या है, विश्व की सबसे बड़ी लैंडलॉक कंट्री कौन सी है, तो आप सबको बताना दोस्तों, विश्व की सबसे बड़ी लैंडलॉक कंट्री कौन सी है। ऐसी कंट्री, ऐसा देश दोस्तों जिसके चारों तरफ क्या हो, देश ही देश हो, क्या हो दोस्तों, देश ही देश हो, मतलब उससे कहीं भी कोई समुद्री तट है ना, या कोई भी महासागर उसे टच ना करता हो, मतलब चारों तरफ वो जमीन से ही घिरा हुआ देश है और सबसे बड़ा भी है। उसे क्या कहते हैं दोस्तों, विश्व की सबसे बड़ी लैंडलॉक कंट्री कहते हैं। तो विश्व की सबसे बड़ी लैंडलॉक कंट्री कौन सी है दोस्तों, कजाकिस्तान। कौन सी है, कजाकिस्तान, कजाकिस्तान, याद रखना, विश्व की सबसे बड़ी लैंडलॉक कंट्री कौन सी है, कजाकिस्तान। और अगर आपको यूपीएसएससी पैट का एग्जाम सिलेबस पता हो तो उसमें देश और राजधानियां भी पूछी जाएंगी आपसे। तो कजाकिस्तान हमारे ही नजदीक का देश है। विश्व की सबसे बड़ी लैंडलॉक कंट्री कौन सी है दोस्तों, कजाकिस्तान। और कजाकिस्तान की अगर आपसे कैपिटल पूछ ले, क्या पूछ ले, राजधानी पूछ ले दोस्तों, क्या राजधानी है, राजधानी, तो कजाकिस्तान की राजधानी याद रखना दोस्तों क्या है, नूर सुल्तान। क्या है, नूर सुल्तान राजधानी कहाँ की है, कजाकिस्तान की राजधानी क्या है दोस्तों, नूर सुल्तान है। ये भी आपको याद रखना है, कजाकिस्तान की राजधानी क्या है, नूर सुल्तान कजाकिस्तान की राजधानी है, ठीक है। अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखो, ठीक है। और एक क्वेश्चन और बता रहा हूं दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन मैं ले रहा हूं आपका, हाँ, द चिंगम राष्ट्रीय उद्यान कहां पर स्थित है, द चिंगम राष्ट्रीय उद्यान, द चिंगम राष्ट्रीय उद्यान कहां पर स्थित है, कहां पर स्थित है, तो दोस्तों आपको पता होना चाहिए द चिंगम। तो इसे याद भी कराता हूं मैं आपको, एक ट्रिक भी है इसकी थोड़ी सी मैंने बनाई है दोस्तों। द चिंगम राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है, चिंगम जो होती है दोस्तों, चिंगम आप समझते समझिए, चिंगम क्या होती है, जो चिपक जाती है, जैसे मुंह में चबाते हैं वो चिपक जाती है दोस्तों। बालों में चिपक जाए तो बहुत बड़ी समस्या हो जाती है, बालों में चिपक जाए तो बहुत बड़ी समस्या कौन खड़ी कर देती है, चिंगम खड़ी कर देती है। और मैंने पूछा था चिंगम राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है, बाल सर पे होते हैं दोस्तों। और हिंदुस्तान का सर कौन सा है, हिंदुस्तान का सर क्या है दोस्तों, हिंदुस्तान का सर क्या है, ये ऊपर वाला हिस्सा। और ऊपर क्या है दोस्तों, जम्मू कश्मीर है, ऊपर क्या है दोस्तों, जम्मू कश्मीर। तो द चिंगम राष्ट्रीय उद्यान कहां पर है दोस्तों, जम्मू कश्मीर के अंदर है, याद रखना। द चिंगम राष्ट्रीय उद्यान कहां पर है, जम्मू कश्मीर के अंदर है द चिंगम राष्ट्रीय उद्यान, याद रखना दोस्तों। बहुत मेन क्वेश्चन बता रहा हूं आपको, छाप लेना, द चिंगम राष्ट्रीय उद्यान कहां पर स्थित है, तो जम्मू कश्मीर के अंदर है द चिंगम राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है। और जो पहले राज्यपाल थे,
आपको पता है जम्मू कश्मीर अभी अभी बना है, करंट का क्वेश्चन है, ठीक है। जम्मू कश्मीर आपको पता है केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया नया, और इसके पहले उपराज्यपाल, जो कि केंद्र शासित प्रदेश है, तो जम्मू कश्मीर के पहले उपराज्यपाल कौन थे ये पूछा जाएगा। प्रथम उपराज्यपाल, प्रथम कौन थे दोस्तों, प्रथम उपराज्यपाल कौन थे, जम्मू कश्मीर के पहले उपराज्यपाल कौन थे, तो ये थे दोस्तों गिरीश चंद्र मुर्मू। गिरीश चंद्र मुर्मू कौन थे दोस्तों, गिरीश चंद्र मुर्मू। गिरीश चंद्र मुर्मू कहाँ के राज्यपाल थे दोस्तों, प्रथम उपराज्यपाल। जम्मू कश्मीर के पहले उपराज्यपाल किसे बनाया गया, गिरीश चंद्र मुर्मू को बनाया गया, फिर इन्हें हटा दिया गया दोस्तों। अभी वर्तमान में गिरीश चंद्र मुर्मू कौन है दोस्तों, भारत के CAG है, चीफ ऑडिटर जनरल, भारत के चीफ ऑडिटर जनरल कैग, CAG। भारत के वर्तमान में CAG कौन है, अगर ये पूछ ले आपसे तो आपको क्या बताना है, गिरीश चंद्र मुर्मू। और पहले उपराज्यपाल कौन थे दोस्तों, जम्मू कश्मीर के, किसके, जम्मू कश्मीर के पहले उपराज्यपाल कौन थे, तो गिरीश चंद्र मुर्मू थे। और वर्तमान में कौन है दोस्तों, वर्तमान उपराज्यपाल कौन है दोस्तों, याद रखना, वर्तमान उपराज्यपाल कौन है, मनोज सिन्हा। याद रखना वर्तमान उपराज्यपाल जम्मू कश्मीर के कौन है, तो ये है हमारे मनोज सिन्हा। कौन है दोस्तों, मनोज सिन्हा वर्तमान में उपराज्यपाल हैं, कहाँ के, जम्मू कश्मीर के। ठीक है दोस्तों, इतने ही क्वेश्चन आज मैं करा पाया, मेरा गला भी सूख गया पढ़ाते पढ़ाते। अगर दोस्तों मेरी मेहनत और वीडियो आपको पसंद आई तो शेयर और लाइक जरूर करना दोस्तों सभी को। आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट पार्ट में, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।